हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट नंबर 9 जो हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ एग्जाम्स के लिए है। और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। खास करके मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और अदरवाइज आपको मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स बताए हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका पेपर हो तो आप मुझे यहाँ पे डाउट अपना सेंड कर सकते हो। और प्लस आप मेरे स्टडी आईक्यू के ऊपर 2 पेड कोर्सेज हैं। ये हमारा 10,000 एमसीक्यूज है और इसके अंदर जो है हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम डिस्कस करेंगे। 10,000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है और बच्चे काफ़ी जो है इसको पसंद कर रहे हैं। और 10 जून तक जो है ईएमआई अवेलेबल है। देखिए आज होगी 8 जून, तो 10 जून को तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो काफ़ी लोगों की पेमेंट नहीं हो पाती। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आज लेक्चर के बाद जो है अपनी इनरोलमेंट करवा लीजिए। और दूसरा कोर्स है हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स जीएस कोर्स। ये थियोरी कोर्स है। इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ये टॉपिक वाइज चीज़ें हैं, क्लियर। और ये भी आपका टॉपिक वाइज रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जनरल अवेयरनेस 10,000 एमसीक्यू, ये भी जो है आपको टॉपिक वाइज रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी आपको टॉपिक वाइज रहेगा, क्लियर। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर। और इस थ्योरी कोर्स के अंदर जो है आप VIP 500 कूपन कोड यूज़ करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा और ये वैलिड है 10 जून तक। आपको करना क्या होगा, जैसे ही होम पेज नजर आएगा ऊपर वाली स्क्रीन जो है आपको अपने आप हिल रही होगी लेफ्ट साइड पे, तो इसको लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करना तो GS कोर्स आपको तीसरे नंबर पर दिखेगा और ये जो है जनरल अवेयरनेस का आई थिंक 7th और 8th नंबर पर दिखेगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछना। और अदरवाइज बेस्ट सेलिंग कोर्स में भी आप जा सकते हैं। जीएस कोर्स को थोड़ा सा इधर आपको ऐसे थोड़ा सा जो है स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जी, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। दिस वॉज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की बात कर लो, लोअर टू हाई लेवल, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट INC के कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। पहली बात तो अब आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में चलाई गई थी। A.O. ह्यूम की जो है इन्होंने बड़ी मदद करी थी। और उस टाइम पे जो अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय कौन थे, गवर्नर जनरल वाइसराय कौन थे, डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और प्लस जो है A.O. ह्यूम की मदद से WC बनर्जी जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट बने थे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहला सेशन जो है डिसाइड हुआ था पुणे में, लेकिन पुणे में ना होके इन्होंने बॉम्बे में किया क्योंकि पुणे में कॉलरा फैल रखा था। बॉम्बे में जगह थी गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज जो है आपका वहाँ पे जो है 72 लोग पहली बार आए थे पहली मीटिंग में। WC बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट। और दूसरा सेशन हुआ था कैलकाटा सेशन, दादा भाई नौरोजी की मदद से, मतलब ये प्रेसिडेंट बने थे। और तीसरा हुआ था मद्रास के अंदर। तीसरा जब मद्रास में हुआ था तो ये बदरुद्दीन तैयब जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। और फोर्थ हुआ था हमारा इलाहाबाद के अंदर, फोर्थ हुआ था इलाहाबाद के अंदर। और यहाँ पे जॉर्ज यूल ये जो हैं पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट। और आप ऐसे भी कह सकते हैं पहले क्रिश्चियन, ऐसे भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन इज़ कि सबसे ज़्यादा बार कौन बना हुआ है, मैक्सिमम टाइम, नंबर ऑफ टाइम, दादा भाई नौरोजी। अगर मैक्सिमम टाइम पूछा तो 1940 से 46 जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो प्रेसिडेंट थे। और पहली फीमेल अगर बात पूछी जाए तो फर्स्ट फीमेल कौन थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 कैलकाटा सेशन। और पहली इंडियन पूछा तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर सेशन, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, डी ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है द रेनफॉल ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर कॉज्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मास एंड अगेंस्ट द वार्म एयर मास इज कॉल्ड। क्या होता है, जब भी कोल्ड एयर और वार्म एयर मिलती है तो क्या बनता है, तो उस टाइम पे बनता है रेनफॉल, दैट इज फ्रंटल रेनफॉल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रंटल रेनफॉल। और फ्रंटल रेनफॉल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो फ्रंटल होती है। और ऐसा ही जब आप पानी दो मिलाते हो ना, गर्म पानी और ठंडा पानी, तो आप देखेंगे फॉग बनती है।
तो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जहाँ पे वार्म करंट होता है, वार्म ओशन करंट यानी कि गर्म पानी और प्लस ठंडा पानी जब मिलते हैं तो उस टाइम पे फॉग बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लेब्राडोर करंट जो है ये आपका कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम ये आपका वार्म करंट है, ठीक है, वार्म करंट। जब ये दोनों मिले थे तो फॉग बनेगी, ऑब्वियसली बात है। तो यही आपकी जो टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई थी वो इनके कारण हुई थी, तो टाइटैनिक ट्रेजेडी का रीजन भी फॉग ही था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कन्वेक्शन रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो जो हीट होती है, भाप होती है, वो ऊपर जाती है और अपने क्लाउड्स बन जाते हैं और ये कॉमुलस क्लाउड्स बनते हैं, कॉमुलस क्लाउड्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल की अगर बात करें तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है पर्वतों से टकरा के, माउंटेन से टकरा के देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जब साउथ वेस्ट मानसून इधर से आती हैं, वेस्टर्न घाट पे टकराती हैं, सह्याद्री, वेस्टर्न घाट को आप सह्याद्री भी कहते हैं, यहाँ से टकराती हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश इस एरिया में करते हैं। तभी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, तभी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती हैं। द रीज़न इज़ कि ओरोग्राफिक रेनफॉल है, तो ओरोग्राफिक जो पर्वतों से टकरा के होती है। और दूसरी है जी साइक्लोनिक। साइक्लोनिक तो बहुत पता होगा जी, आजकल आप साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है साइक्लोन्स बनते हैं, तो बीच में होता है लो प्रेशर और हाई होता है बाहर, ठीक है, और लैंड के ऊपर होता है लो प्रेशर, और इसीलिए जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये चीज़ें चलती हैं, तो इसलिए पानी का चक्रवात जो है धरती के ऊपर आता है, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कौन सी होती है, तो होती है वो ओरोग्राफिक, यानी कि पर्वतों से टकरा के। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जब ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है तो आपका फ्रंटल रेनफॉल बनता है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी, द कमर्शियल बैंक लैंड्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या है, प्राथमिकता क्षेत्र जो है। अब इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है कि अगर बैंक के पास 100% पैसा है तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको 40% रुपीज़ देने पड़ते हैं। अब 40% में क्या आएगा, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, जो उसके साथ एक्टिविटीज़ हो गया, MSME सेक्टर हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया। तो इस तरीके के सेक्टर्स को आपने पैसा प्रोवाइड करना होता है। दे आर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू द कस्टमर्स, ठीक है, और कमर्शियल बैंक जो बिजनेस करते हैं। क्लियर। और सारे बैंक ही हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रायोरिटी सेक्टर इनमें से कौन सी होगी, ये बात कर रहा है। तो मेनली जो है एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा इनका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो आंसर इज बी ऑप्शन। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 40% रुपीज़ जो है स्पेशली अकेला 40% में से स्पेशली 18% जो पैसे होते हैं वो एग्रीकल्चर को जाते हैं। ध्यान रखना, 40 में से 18 रुपीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए जाएंगे और बाकी जो पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जब सन से ज़्यादा दूरी हो जाती है अर्थ की, तो उस टाइम पे जो है कौन सी पोजीशन बन जाती है, तो उस टाइम पे पोजीशन जो बनेगी दैट इज कॉल्ड एपीहीलियन। इन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे दूर की बात पूछा है, तो एपीहीलियन जो है आपका आंसर बनेगा। और एपीहीलियन जो होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को आपको मिलता है। और एक होता है पेरिहीलियन। पेरिहीलियन का मतलब जब सन जो है पास आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, तो 147.1 मिलियन किलोमीटर देखने को आपको डिस्टेंस मिलता है। और अदरवाइज अगर बात करी जाए सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर देखने को आपको डिस्टेंस मिलता है। ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये है जी आपके ये है डिफरेंस आ गया, ये होगा सन, ये होगा अर्थ के पोजीशन। तो ये 3 जुलाई को होता है, तो 152 मिलियन किलोमीटर ये देखने को आपको मिलता है। तो 147 वाला जो मिलता है पेरिहीलियन, ये मिलता है 3 जून को मिलता है। और यहाँ पे 2 डेट्स और लिखी गई हैं, 21 दिसंबर और जो है आपका 21 दिसंबर। और 21 दिसंबर को क्या होता है कि हमारे नदन हेमिस्फीयर में जो हमारा जो नदन हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध, उस टाइम वहाँ पे क्या पड़ रही होती है, विंटर। हमारे यहाँ पे पड़ रही होती है विंटर, ठीक है। और इसका ही 21 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होती है गर्मी, समर।
ये चीज़ ध्यान रखना। सो इसलिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे नदन विंटर और सदर्न समर। क्लियर। और 21 जून को क्या होता है कि सन की किरणें सीधा जो है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही होती हैं, इसी कारण नदन हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, गर्मी होती है, समर सॉल्स्टिस लगता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे ठंड होती है। क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये आपको दिख गया होगा। क्लियर। और ये जो दो दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन होता है आपके इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, जब अर्थ की जो सन की लेयर्स हैं वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, तो दिन और रात बराबर हो जाते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्लियर। और प्लस वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि यहाँ पे जो है जो 21 दिसंबर वाली बात थी, तो यहाँ पे सन की रेज जो होती हैं कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ती हैं, मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। बहुत बार मैंने क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक्स डिस्कस किया है आपके साथ। नेक्स्ट है जी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 वॉज फॉट बिटवीन अकबर और किसके बीच में 1576 का युद्ध हुआ था। 1576 और में अकबर और महाराणा प्रताप का जो है ये युद्ध हुआ था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। लेकिन अकबर नहीं था एक्चुअल में, अकबर की साइड से कौन लड़ रहा था, मानसिंह वन ऑफ अंबेर, ये लड़ रहा था। तो ये लड़ाई देखने को आपको मिली थी। क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। और ये आपको पहले दिखा देता हूं, ये हुई है जी मानसिंह और महाराणा प्रताप, जिसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 की देखने को मिली थी। और इसमें ऑब्वियसली बात है जीता तो कोई नहीं था, मतलब ऐसे मतलब विनिंग पार्टी तो ऑब्वियसली बात है अकबर ही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हार गए थे, वो युद्ध से चले गए थे, युद्ध से भाग गए थे, और भाग नहीं कहूँगा मैं, निकल गए थे वो, और अगेन अकबर की जो है अगेंस्ट थे, वो अकबर की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे और मुस्लिम रूल्स के अगेंस्ट थे। तो इसलिए महाराणा प्रताप एक ऐसे किंग थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेजों के सामने मुस्लिम्स के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। और महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम है चेतक। ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, मतलब लगते ऐसे हैं कि हाँ बच्चों जैसे क्वेश्चन, लेकिन आ जाते हैं चेतक। ठीक है। अब शेरशाह सूरी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इनका ओरिजिनल नेम है फरीद, और इनका टॉम है सासाराम बिहार के अंदर, और इन्होंने पुराना किला ओल्ड फोर्ट दिल्ली में बनवाया था। शेरशाह की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी किसके साथ, हुमायूं के साथ। बैटल ऑफ कन्नौज लड़ाई हुई थी, और दूसरी लड़ाई हुई थी पहली बैटल थी बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में, और बैटल ऑफ कन्नौज जिसे आप बिलग्राम कहते हैं, ठीक है, सो बिलग्राम की लड़ाई कहते हैं, ये 1540 में देखने को आपको मिली थी। और दूसरी बैटल जो है डिसीजिव बैटल थी, और इसमें जो है शेरशाह सूरी का जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश हो चुका था। हेमू विक्रमादित्य की अगर बात करते हैं तो हेमू विक्रमादित्य की लड़ाई हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, और एक इसमें देखने को मिला था अकबर एंड हेमू के बीच में। नादिर शाह की बात करें 1739 ईस्वी में हमारे इंडिया में आया था, अटैक किया था, और जो पीकॉक थ्रोन था जो शाहजहां ने बनवाया था, और ये उठा के लेके चला गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, महाराणा प्रताप। चलिए जी आगे, पन्ना नेशनल पार्क जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में है। पन्ना नेशनल पार्क, ये बच्चों को बहुत को पता होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में ऐसे सारे के सारे बताता हूं। तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। सो डी ऑप्शन, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कवर जो है मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलता है। और मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी कहाँ पे कौन से हैं, कान्हा है, बांधवगढ़ है, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा है, वन विहार है, संजय नेशनल पार्क है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में जो है आपका गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लाइन्स के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क, और उसके बाद जो है वंसदा के अलावा ब्लैकबक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और मेरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, मेरीन गल्फ ऑफ कच्छ। तो दीज आर द नेशनल पार्क्स इन द गुजरात। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में तदोबा बहुत इंपॉर्टेंट है, तदोबा नेशनल पार्क है, और नावेगांव संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद है राजस्थान में तो पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवला देव नेशनल पार्क है, ठीक है, और सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो इसमें से जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं, रिवाइज करोगे बार बार तो याद होंगी चीज़ें। तो आंसर इज डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्नीशीज नहीं है ये स्पीशीज है, ठीक है, जाने के प्रजातियों का उत्पन्न जो है ये बुक किसने लिखी थी? ये उस पर्सन ने लिखी है जिसने थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, और ये इस बुक में थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लिखा गया है, तो वो है डार्विन। तो आंसर इज डी ऑप्शन। और यहाँ पे वर्ड है मेंडल, मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक, दैट मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? पी, मटर प्लांट के ऊपर, और मटर का जो नाम है दैट इज कॉल्ड पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम जो है नाम है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और उसके बाद है लेमार्क, लेमार्क की अगर बात करूँ तो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, और इन्होंने एक थियोरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। और एक बुक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसफिक जूलॉगिक, फिलोसफिक जूलॉगिक, ठीक है, ये नाम है। लीनियस की अगर मैं बात करता हूँ तो लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति जिसे आप कहते हैं, और इन्होंने वर्ल्ड सिस्टमा नेचर नाम की पुस्तक भी लिखी थी, सिस्टमा नेचर, ये इकट्ठा नाम है सिस्टमा नेचर। और लीनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है कि कोई भी जीव आपको मिला उसको क्लासीफाई किया, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, एनीथिंग, उसको उसकी क्लास, उसके ऑर्डर, उस स्पीशीज़ में डाला, तो जाके उसको आप जो है लीनियस ने एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे हम कब जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्यों? क्योंकि इस दिन जो है रमन इफेक्ट सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट दिया था, जिसे आप कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और वन मोर इज़ कि जो फिजिक्स के अंदर पहली बार जो इंडिया में से जो किसको नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे सीवी रमन। 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल विमेंस डे। और उसके बाद है जी आपका 1 दिसंबर होता है एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स डे देखने को आपको मिलता है, WBC सेल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं यहाँ पे। और 10 जनवरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 जनवरी है वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, क्लियर, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद है जी नेशनल हिंदी दिवस, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडिया के लिए है, ये वर्ल्ड लेवल के लिए है। वर्ल्ड लेवल वाला 10 जनवरी को होता है, और नेशनल हिंदी दिवस जो होता है वो होता है 14 सितंबर को, 14th ऑफ सितंबर, ये क्लियर होना चाहिए। आंसर इज ए ऑप्शन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज़ लोकेटेड एट, लैंग्वेजेस के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वो है मैसूर के अंदर। आंसर इज़ डी ऑप्शन। और लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 8th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है। संविधान के अंदर पहले 14 लैंग्वेजेस थी, अब जो है हमारी 22 लैंग्वेजेस इसमें मान्यता मिली हुई है, जिसमें इंग्लिश इसमें कोई भी स्थान नहीं है, मान्यता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी अवार्ड तो वो 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, क्लियर। तो आंसर इज डी ऑप्शन, मैसूर। और मैसूर के अंदर एक इंस्टीट्यूट और भी याद करो, मैसूर के अंदर है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। और चेन्नई की अगर अंदर बात करता हूं तो चेन्नई में है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, क्लियर, ये याद रखिए, इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड पोलर रिसर्च, अगर पोलर रिसर्च वर्ड साथ में लगा तो उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है गोवा, जो आपके पोलर एरियाज़ की रिसर्च करते हैं। कोलकाता के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, क्लियर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट वहाँ पे देखने को मिलता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। मुंबई की अगर मैं बात करूँ TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पे देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च यहाँ पे देखने को मिलता है। जितने मैंने आपको बताए हैं ना नाम, ये सारे याद करने हैं, नोट डाउन कर लेना किसी कॉपी में, क्योंकि ये रिपीट होते हैं जितने भी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको बताए हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, मैसूर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको संविधान का हृदय, दिल और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी? भीमराव अंबेडकर जी ने ये दी थी। ये भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी। और ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीन लिया जाए तो रिट का कॉन्सेप्ट, रिट मतलब जो है लीगल एक्शन आप ले सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, तो वो रिट वर्ड जो है वो इसमें लिखा गया है। और रिट 5 तरीके की होती हैं। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट जो है हमने यूएसए से लिए हैं, लेकिन रिट का कॉन्सेप्ट आपने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर, ये याद रखना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 इसमें आता है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 नंबर तक आता है। राइट टू फ्रीडम 25 से 28 नंबर तक आता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? डी ऑप्शन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है वो इसमें से कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है यानी कि 5 जून को होता है। अभी रिसेंटली निकल के गया था। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका थीम लिख के बताएंगे इस बार थीम क्या था, ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन इज, इन्वायरमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वो 1986 का था। और इसी के साथ याद कर लो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो वो 1972 का है। और इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी, कीनिया के अंदर हैं। और एक होता है आपका डेट इज़ ग्रीन पीस, ग्रीन पीस भी इन्वायरमेंट के लिए है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? नीदरलैंड एम्स्टरडैम में होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, 5 जून। और 8 जून की अगर मैं बात करता हूँ तो 8 जून को होता है वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके साथ डील करता है? पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी धर्म है, जितने भी ये धर्म लिखे गए हैं, कानून के आगे सब बराबर हैं। यानी कि अगर सपोज करो कि कोई बंदा, अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमारे ये अपने लॉज होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने लॉज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉज, ठीक है, मुस्लिम लॉज, सिख लॉ, अपने ही लॉज होते हैं, अपने धर्म के लॉज होते हैं। हमेशा हम अपने धर्म के लॉज में लेके चलते हैं, धर्म के जो लॉज होते हैं उसी में ही हम काम करते हैं। अगर कोई पर्सन वहाँ से उठ के अपने कोर्ट की सहायता लेके हाँ मेरे अगेंस्ट ये काम हो रहा है, तो कोर्ट कभी भी जो है फैसला किसी धर्म के हक में नहीं देती, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर हैं। और अदरवाइज हम जो हैं सेकुलर कंट्री हैं, हमारे धर्म में, हमारे कंट्री में सब धर्मों की रिस्पेक्ट है, लेकिन हम किसी धर्म को नहीं मानते, मतलब कंट्री किसी धर्म को नहीं मानती। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट है। और ये जो एक ही स्टेट एप्लीकेबल है, गोवा, गोवा में ही एप्लीकेबल है। और आर्टिकल नंबर है इसका 44। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन। आर्टिकल 44 के अंदर ये गिवन दिया गया है आपका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आर्टिकल 49 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप प्रोटेक्शन करते हैं। किसकी प्रोटेक्शन है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जितने भी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और मोनूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, वो आपके आर्टिकल 49 में दिए गए हैं। आर्टिकल 45 की अगर मैं बात करूं तो 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। तो स्टेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, ये आपका आर्टिकल 45 में है। 46 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टेट जो है स्पेशल केयर देगी किसको? एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, खास करके इन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो है इकोनॉमिक और एजुकेशन सेक्टर में काम करेगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आर्टिकल 44। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा इज नोन एज अ ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा इज अ सन टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा इज अ सन टेम्पल। सन टेम्पल ये लोग मानते हैं कि जो सन है यानी कि सूर्य भगवान है, तो यहाँ पे वो अपनी ब्लेसिंग शार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो इसी कारण इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। तो ये है कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर है कहाँ पे? कोणार्क मंदिर है उड़ीसा के अंदर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सन टेम्पल भी आप इसको कह देते हैं। राजा रानी टेम्पल की अगर मैं बात करूँ तो भुवनेश्वर के अंदर है। मुक्तेश्वर टेम्पल भी भुवनेश्वर में है। लिंगराज टेम्पल भी भुवनेश्वर के अंदर है। और वन मोर क्वेश्चन इज कि जो कोणार्क मंदिर है ये क्या है? आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आता है। और इसको बनवाया किसने था? नरसिम्हा देव, नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी।
नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, ये ध्यान रखना है आपको, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी इन्होंने बनवाया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन कोणार्क इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको आप क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और इसके अलावा भी स्लेक्ड लाइम भी पता होना चाहिए, CaOH2, क्विक लाइम भी पता होना चाहिए, डेट इज CaO, ये हो गया जी आपका। और उसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने वाला सोडा Na2CO3.10H2 होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। टेबल सॉल्ट जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं NaCl होता है। क्लियर, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है डाइटरी इनटेक ऑफ डैश इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो नेक में होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपको हेल्प करती है, और इसमें होता है आयोडीन कंजम्पशन। आयोडीन कंजम्पशन अगर आपका ठीक है तो हमारी थायराइड ग्लैंड नॉर्मल काम करती रहेगी, और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो नॉर्मल रिलीज होता जाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है आपका वो आयोडीन के साथ रिलेटेड है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, जहाँ आयोडीन आप कंजम्पशन कम कर रहे हैं, अगर आप आयोडीन कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो थायरोक्सिन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और पर्सन को ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग भी हो सकता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम पोटेशियम जो है आयन एक्सचेंज में आपको हेल्प करते हैं, मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी आपको हेल्प करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और कैल्शियम भी ऐसे करते हैं, कैल्शियम भी मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। कैल्शियम तो आपके लेकिन बोन्स के लिए भी चाहिए होता है, बोन्स हड्डियों वगैरह के लिए भी आपको चाहिए होता है। और हड्डियों के लिए और कौन सा होता है, एक फॉस्फोरस देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, कौन सा थायराइड ग्लैंड के साथ संबंधित है, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट सोशल आईडीज़ के ऊपर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। और प्लस ये है जी आपका जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स, ये हमारे पेड कोर्सेज हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं दोनों कोर्सेज। और 10,000 MCQs जो है फटाफट इसके अंदर जो लोग इनरोल कर रहे हैं क्योंकि बहुत पसंद आ रहा है उनको। 10 जून इसकी जो है EMI की लास्ट डेट है, तो अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो इस दिन ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और प्लस जो है इसके जो है वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। और प्लस GS कोर्स जो है आप ये थ्योरी कोर्स है, और ये भी आपका टॉपिक वाइज कोर्स है। और जो आपका 10,000 MCQs हैं ये भी आपका टॉपिक वाइज कोर्स है। क्लियर। और ये आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, होम पेज नजर आएगा, तो ऊपर वाली स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। इसमें तीसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा GS कोर्स, और 7वें 8वें नंबर पर दिख जाएगा आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कीजिए। और बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आपको लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे तो GS कोर्स नजर आ जाएगा आपको। क्लियर। और थियरी कोर्स के अंदर जो है आप VIP 500 कूपन कोड यूज करेंगे, 10 जून तक वैलिड है, और अगेन डिस्काउंट ले सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।